उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले पे चीफ जस्टिस और उनकी बेंच ने फैसला दिया है और ये फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के फर्जी एफआईआर को खारिज कर दिया है और सारे मामले डॉक्टर रमन के खिलाफ हो या संबित पात्रा के खिलाफ हो उसको सबको समाप्त करने का आदेश जारी किया है। ये छत्तीसगढ़ की हालात हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार है मैं उसे अपराधी चला रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस सरकार के जितने करीबी अधिकारी हैं उनमें या तो बहुत सारे लोग जेल में हैं या बेल में हैं। इनके कोयले घोटाले में वरिष्ठ अधिकारी 7 माह से जेल में है। मुख्यमंत्री के उप सचिव जेल में है। मुख्यमंत्री के सलाहकार सट्टे और जुए के आरोप में मामला दर्ज है। खुद मुख्यमंत्री बेल पर हैं। ये अपराधियों की सरकार है और ये एफआईआर का उपयोग हथियार की तरह करते हैं। दरअसल बात शुरू होती है मेरे सोशल मीडिया में किए गए एक पोस्ट को लेकर। जो पोस्ट था उसमें मैंने उस समय पोस्ट किया था कोरोना के संकट के समय कांग्रेस की बिलो द बेल्ट राजनीति देखकर शर्म आती है। शब्द मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस विषय का जन्म जहाँ से हुआ, विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने के लिए कांग्रेस कुंभ मेले का दुरुपयोग और जलती लाशों को फोटो दिखाने का षड्यंत्र कर रही है। महामारी के साथ लड़ने के बजाय कांग्रेस लोगों को आपस में लड़ा रही है और उसके साथ ये डिटेल जिसमें कैसे मोदी सरकार को विदेशी मीडिया में बदनाम करने का षड्यंत्र पार्टी ने किया था, उसको एक्सपोज करने का काम हमने किया था और संबित पात्रा और मेरे खिलाफ ये कांग्रेस के मित्रों ने एफआईआर दर्ज कराया। ये उनकी मानसिकता है मित्रों। उनके काले कारनामे के खिलाफ कोई भी बोले एफआईआर दर्ज करके अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने का प्रयास करते हैं। मगर ये सारे मामले जब न्यायालय तक पहुंचते हैं, न्यायालय में जाते जाते वो सारी बातें दूध का दूध और पानी का पानी आज हो गया और एक बार फिर कांग्रेस के काले करतूत के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा और न्यायालय ने कांग्रेस के इस फर्जी एफआईआर को निरस्त कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जो निश्चित रूप से न केवल छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि हमारे प्रवक्ता और देश के लिए एक सबक रहेगा कि कोई सरकार अपने सत्ता का किस प्रकार दुरुपयोग करा के विरोधियों को दबाने का षड्यंत्र करती है। उसका इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा जो ये आज देखने को मिला। आज बहुत सारे मामले एक साथ हो गए। दूसरा फैसला जिसमें सीजीपीएससी के मामले की बात है, उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सरकार को न केवल फटकार लगाई है बल्कि उन्होंने 18 मेरिट होल्डर जो कांग्रेस के नेता अधिकारियों से संबंधित है, पीएससी चेयरमैन के रिश्तेदार हैं, उनकी नियुक्ति पर रोक लगाते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश में युवकों के हित में पीएससी असफल रहा है पूरी तरीक़े से और ये जीत छत्तीसगढ़ के लाखों नवयुवकों की जीत है। भूपेश की ये हार है। ननकीराम कंवर के पिटीशन पर जो आज स्पष्ट रूप से न्यायालय ने नाराज़गी व्यक्त की और उन्होंने ये बता दिया कि सरकार में पीएससी को भी नहीं छोड़ा गया, वहाँ भी किस प्रकार पैसे के लेन देन कर पीएससी के चेयरमैन, अधिकारी और कर्मचारी और राजनेताओं की मिलीजुली षड्यंत्र रहा कि मेरिट लिस्ट के टॉप 20 में ये आश्चर्य होता है कि चेयरमैन के परिवार के लोग इतने ब्रिलियंट हो गए
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 4 लोगों का सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के पद में होता है। वो अजीब, ऐसा खानदान हमने नहीं देखा दुनिया में। एक परिवार के 4 लोगों का एक पीएससी में सिलेक्शन होता है, और जब चेयरमैन उनका चाचा, उनका पिता और उनका परिवार का व्यक्ति रहता है। ये छत्तीसगढ़ को कलंकित करने वाला निर्णय रहा है, फैसला रहा है। और आज निश्चित रूप से हजारों युवकों को, लाखों युवकों के मन में संतोष हुआ होगा कि वो जिस लड़ाई को लड़ रहे थे और जिस बात को बता रहे थे, उसका एक संदेश आज न्यायालय ने सही फैसला देकर बता दिया है कि इस प्रकार की गतिविधियां नहीं चल सकती। ये निश्चित रूप से आज तीसरा विषय इसी में बोल देता हूँ, फिर आपसे बात करूँगा। प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दिलवाई है, और मुझे लगता है कि नए संसद भवन में प्रवेश के साथ, नई संकल्प, नई सोच के साथ देश में ऐसा फैसला जो इस 9 साल के कार्यकाल का, या कहें कि संसदीय इतिहास का माइलस्टोन बनने जा रहा है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला हुआ। ये युगों युगों तक महिलाओं को आत्मनिर्भरता, उन्नति की दिशा में भागीदारी में सफल होगा। और ये इसके लिए प्रधानमंत्री जी को और पूरे मंत्रिमंडल के साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये फैसला बहुत बड़ा, ये अपराध गढ़ बनता जा रहा है छत्तीसगढ़। अपराधियों को छत्तीसगढ़ में ऐसा लगता है कि ऐसी सरकार है जहाँ सब प्रकार की छूट उनको मिलती है, और दिन दहाड़े जिस प्रकार की लूट की वारदात हो रही, हत्या की वारदात हो रही है, जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, ये छत्तीसगढ़ आज किस दिशा में जा रहा है। भिलाई की घटना, मलकीत सिंह के ऊपर सिर्फ इसलिए चाकू से वार किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसने हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा। बेमेतरा की घटना भी उसका चश्मदीद गवाह है, लव जिहाद के नाम से भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी जाती। कवर्धा में क्या स्थिति बनी, कर्फ्यू लगा, आतंक का राज रहा, और कवर्धा में भगवा ध्वज को जूते के तले रौंदने की साजिश की। ये सरकार ने 5 साल में और क्या किया। ये कल पाटन में परिवर्तन यात्रा की सफलता से घबराए हुई है कांग्रेस पार्टी। जिस प्रकार रिस्पांस छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे चौक चौराहे में इस परिवर्तन यात्रा को मिल रहा है, 10,000 15,000 की संख्या स्वाभाविक रूप से आ रही है, उससे परेशान होके अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि पाटन को बचाने के लिए क्या किया जाए। तो इनके पास एक ट्रम्प कार्ड बाकी है, तो प्रियंका को ला रहे हैं, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने। आज तो चीफ जस्टिस साहब ने सरकार को इन सारे विषयों को पक्ष रखने के कहा है, और इनकी नियुक्ति के आदेश को रोक लगाने का कहा है। 2 फैसला साफ साफ शब्दों में आए हैं। अब आगे चीफ जस्टिस साहब उसके गुणदोष के आधार पर बाकी निर्णय लेंगे। ये सारे मुद्दे को लेकर मनमोहन सिंह की सरकार थी, 10 साल तक प्रधानमंत्री के पद में थे, उसके पहले कांग्रेस की लगातार सरकार थी। यदि कांग्रेस की इच्छा शक्ति होती, राजनीति करने की इच्छा होती, देखिए हम यदि अच्छा कदम उठाएंगे तो राजनीतिक दृष्टि से लाभ तो मिलेगा। जब हम राजनीति कर रहे हैं तो लाभ हानि तो ये विषय को लेकर छोड़िए, मगर कांग्रेस को जब अवसर था 50-60 साल तक, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, इतना नैतिक साहस सिर्फ नरेंद्र मोदी में है कि बड़े कदम उठा सकते हैं। ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि संविधान संशोधन बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। राज्यसभा लोकसभा के साथ विधानसभा में भी इसकी 2/3 विधानसभा में भी मंजूरी होगी, मगर एक निर्णय करके आम सहमति बनाकर प्रधानमंत्री जिस प्रकार आगे बढ़े हैं, अब पूरा रास्ता खुल चुका है। जो सदियों की बेड़ियां है वो टूट चुकी है। वो अभी उनको ही याद ज़्यादा आ रही है। भारतीय जनता पार्टी तो किसान और मजदूरों को लेकर ही चलती है। इस सरकार के जितने वादे किए थे वो सारे अधूरे हैं। जन घोषणा पत्र अधूरा है। 2 लाख कर्मचारियों को रेगुलर करने का वादा किया था, मगर उसमें से अभी तक किसी को रेगुलर नहीं किया गया। और इसी प्रकार संविदा कर्मचारियों की भी हालत है। कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा है
जहां भ्रष्टाचार के तार मुख्यमंत्री के निवास से, मुख्यमंत्री के सचिवालय से ना जुड़े हों। और महादेव ऐप पे तो ईडी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये सारे महादेव ऐप के अंतिम रूप से तार इनके ओएसडी, उनके विभाग के लोगों से जुड़ते हैं। और आज ये भी है कि 160 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो खेल हो रहा है, सट्टा का, जुआ का, ऑनलाइन गेमिंग का जो गेम हो रहा है, और जिस प्रकार ऑनलाइन जुआ और सट्टा के प्रशिक्षण के लिए युवकों को दुबई भेजकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये तो छत्तीसगढ़ अपने आप में अनोखा भ्रष्टाचार है कि शराब घोटाला या चावल घोटाला से पेट नहीं भरा, तब महादेव ऐप में जुआ और सट्टा में भी पैसे कमाने की साजिश ये सरकार में जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। परिवर्तन यात्रा में कौन जा रहा है? सारे स्थानीय नेता, जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के सब जा रहे हैं। सब यात्रा की अगुवाई कौन कर रहा है? स्थानीय स्तर के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। पूरी यात्रा का संचालन कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो अब ये विषय की काफ़ी पार्लियामेंट में बहुत समय है, इस सारे विषय को लेकर सभी राजनीतिक दल के विचार आएंगे, उसके बाद इस पर निर्णय। राम गमन पथ में श्वेत पत्र जारी करे मुख्यमंत्री। पूरे केंद्र सरकार की योजनाओं और पैसे का लाभ रहे हैं। स्टेट बजट में कितना दिया ये तो बताएं, कितना खर्च किया ये तो बताएं। सिर्फ पेपर में फ़ोटो छपवाने से राम गमन पथ नहीं बनता। उस रूट में जो रास्ते बने हैं उसको आइडेंटिफाई करके उस सड़क को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की 15 साल में हुआ था, जो राम गमन पथ बताते हैं। एक पैसा भी भूपेश ने खर्च किया होगा उस राम गमन पथ में, बजट में 1 रुपया भी रखा होगा तो बताएं। नहीं, अब टी.एस. सिंहदेव यदि प्रधानमंत्री जी के मंच में बैठकर इस बात को बेबाकी के साथ बोलते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य और केंद्र के अपने अपने सीमाएं हैं, और यहाँ ज़रूरत होती है नरेंद्र मोदी जी केंद्र से भरपूर सहायता, जब हमने मांगा है दिया है, तो ये निश्चित रूप से एक ईमानदार स्वीकृति है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ को भरपूर सहयोग कर रही है। बल्कि जो सहयोग कर रही है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। 16 लाख आवास दिया प्रधानमंत्री जी ने, और 16 लाख आवास का उपयोग भूपेश जी ने ना करके 16 लाख आवास लौटा दिया। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में। 50% आबादी का सम्मान सबको करना पड़ेगा, चाहे दिखावे के लिए वो लोग कर रहे हैं, मगर नारी मातृशक्ति का तो सम्मान करना ही पड़ेगा।